साथियों जय हिंद। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं विद्यालय दाखिल खारिज रजिस्टर का लेखन कैसे करें। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, किसी भी विद्यालय की सबसे प्रमुख पंजी या सबसे प्रमुख दस्तावेज दाखिल खारिज रजिस्टर होता है। जब से विद्यालय खुलता है तब से दाखिल खारिज पंजी का लेखन प्रारंभ हो जाता है और सबसे पहले विद्यार्थी को जब हम दर्ज करते हैं तो वहीं से उसका दाखिल खारिज क्रमांक 1 दे करके इसी क्रम में आगे दर्ज होने वाले विद्यार्थियों का विवरण दर्ज किया जाता है। तो यह सबसे प्रमुख दस्तावेज है। और जैसा कि आपको यह भी ज्ञात होगा कि किसी भी स्थान पर विद्यालय में जो विद्यार्थी से संबंधित जानकारी अंकित रहती है वही जानकारी मान्य की जाती है। यथा विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, विद्यार्थी की जाति, जन्म तिथि इत्यादि जो विवरण जो कुछ भी विद्यालय में दर्ज होता है वही प्रत्येक स्थान पर मान्य होता है। कई बार विद्यालय में पूर्व के जो विद्यार्थी हैं वो प्रमाण पत्र के लिए आते हैं तो उनको प्रमाण पत्र में वही जानकारी लिखकर हम देते हैं जो दाखिल खारिज पंजी में अंकित होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि जब भी हमको कोई नवीन दाखिल खारिज पंजी बनाने की आवश्यकता होती है तब हम उस पंजी की तैयारी कैसे करेंगे और जो दाखिल खारिज पंजी का क्रय है वो क्रय हमको यह देखकर करना चाहिए कि उस दाखिल खारिज पंजी में किस प्रकार के खंड बने हुए हैं और उन खंडों में कौन सी जानकारी है। तो इस बात को भी हम जानेंगे। साथियों, यदि आप दाखिल खारिज रजिस्टर के लेखन के संदर्भ में आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट, जैसा कि देख पा रहे हैं, वेबसाइट का नाम www.infosarif.com, इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस आर्टिकल की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और लिंक पर क्लिक करके सीधे आप हमारी वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे। देखिएगा इस अगली स्लाइड में आप देख पा रहे हैं दाखिल खारिज पंजी। इस पंजिका को मैंने कवर कर दिया है और जैसा कि आपको ज्ञात है कि सबसे प्रमुख दस्तावेज होने के साथ साथ दाखिल खारिज पंजी को कभी भी नष्ट नहीं किया जाता। जब से विद्यालय खुलता है तब से दाखिल खारिज पंजी सतत रूप से चलते रहती है, क्योंकि पूर्व के विद्यार्थीगण भी जानकारी के लिए हमारे विद्यालय में अवश्य ही आते हैं। तो यह जो पंजी है हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए, इस हेतु इसको अच्छी तरह से कवर कर लेना चाहिए। कवर करने के पश्चात ऊपर हम विवरण दर्ज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने विवरण को दर्ज करके रखा है। कोई सफ़ेद कागज चस्पा कर लें, उसके ऊपर हम लिख दें दाखिल खारिज पंजिका और फिर हमको पंजिका का क्रमांक भी लिख लेना चाहिए। देखिएगा कोई विद्यालय बहुत पुराना होता है तो उस पुराने विद्यालय में 3, 4, 5 दाखिल खारिज पंजी रजिस्टर हो जाते हैं, क्योंकि एक रजिस्टर चलते चलते उसके पृष्ठ समाप्त हो जाते हैं और नया रजिस्टर बना लिया जाता है। तो जब भी आप नया रजिस्टर तैयार करें तो वो कौन से क्रमांक का रजिस्टर है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पंजी का क्रमांक लिखा है, पंजी क्रमांक 1 फ, अर्थात देखिएगा मैंने दाखिल खारिज को 1 क्रमांक दिया है और जन्मतिथि पंजी को 2 क्रमांक दिया हुआ है। तो दाखिल खारिज पंजी क्रमांक 1 क, ख, ग, घ इस प्रकार हम देते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दाखिल खारिज पंजी क्रमांक 1 फ है, ठीक है। और इसके पश्चात इसी के ऊपर हमको विद्यालय का नाम, साथ ही विकास खंड और जिला का नाम के साथ में हमको जो हम रजिस्टर तैयार कर रहे हैं वह रजिस्टर किस दाखिल खारिज क्रमांक से प्रारंभ किया गया है उसको अभी विवरण लिख लेना चाहिए। इसके पश्चात यह दाखिल खारिज पंजी क्रमांक किस सत्र से प्रारंभ की गई है उसको भी हमको अंकित कर लेना चाहिए। तो इस तरह से रजिस्टर के ऊपर ही हम ये जानकारी अंकित कर लेते हैं तो इससे हमको ज्ञात हो जाता है कि यह कौन सी पंजी है और किस दाखिल खारिज क्रमांक से प्रारंभ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिएगा इस स्लाइड में जब हम पंजी का क्रय करते हैं तो इसमें कुछ कार्य सबसे पहले कर लेना चाहिए। सबसे पहला कार्य है पृष्ठांकन। पूरे रजिस्टर में सभी पन्नों में हमको पृष्ठ क्रमांक लिख लेना चाहिए, अर्थात पृष्ठांकन कर लेना चाहिए। पृष्ठांकन करने के पश्चात उसका प्रमाणीकरण भी कर लेना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रमाणीकरण, और प्रमाणीकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रमाणित किया जाता है कि इस दाखिल खारिज पंजी में पृष्ठ क्रमांक 1 से लेकर अमुक तक इतने पृष्ठ हैं, प्रमाणित किया सो सत्य है। इस प्रकार हम प्रमाणीकरण लिख दें और नीचे प्रधान पाठक या संस्था प्रधान की सील लगा करके हस्ताक्षर कर दें। इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि इस पंजिका में इतने पृष्ठ हैं। और
फिर उस पंजिका से कोई भी व्यक्ति बीच का कोई प्रश्न नहीं निकाल पाएगा, है ना। तो इस तरह से ये हमारी जो पंजिका है वो तैयार हो गई। अब आगे हम बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि एक दाखिल खारिज पंजी में कौन कौन से खंड होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। तो देखिएगा यहाँ पर इस स्लाइड में दाखिल खारिज रजिस्टर का प्रारूप, ठीक है। और सबसे ऊपर आप देखेंगे जो जानकारी हमको अंकित करना है, तो विद्यालय का नाम हमको सुंदर लिखावट में ही दर्ज करना चाहिए। फिर तहसील, जिला का नाम, फिर माह और सन। तो देखिएगा विद्यालय का नाम तो हम अंकित कर लेंगे, तहसील और जिला का नाम। और माह में हम किस माह को अंकित करें, तो देखिएगा जिस माह में हम विद्यार्थियों का नाम दर्ज करते हैं वो माह यहाँ पर हमको दर्ज कर लेना चाहिए। फिर सन, जिस सन में हम विद्यार्थियों का नाम दर्ज कर रहे हैं। और देखिएगा यहाँ पर जब हम विद्यार्थियों का जो नाम दर्ज करते हैं, जैसे अप्रैल में करते हैं, जून में करते हैं, जुलाई में करते हैं, यदि हम मान लिया जाए इस पूरे रजिस्टर के 4 खंड कर देते हैं, ठीक है। 4 खंड क्यों करना चाहिए, अभी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो 4 खंड कर दिए, यानी 4 विद्यार्थियों का नाम पूरे इन दोनों पृष्ठों में हम लिखेंगे। तो यदि अप्रैल में किसी एक विद्यार्थी का नाम हम दर्ज कर दिए, यहाँ एक विद्यार्थी, यहाँ अप्रैल माह आ जाएगा। और 2 विद्यार्थियों का नाम मान लो जून में कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर अप्रैल प्लस जून भी कर सकते हैं। और यदि एक विद्यार्थी जुलाई में आता है तो यहाँ पर अप्रैल प्लस जून प्लस जुलाई ऐसा भी लिख सकते हैं। या यदि चारों विद्यार्थियों का नाम अप्रैल माह में दर्ज किया तो यहाँ केवल अप्रैल आ जाएगा। या चारों विद्यार्थियों का नाम हम जून माह में दर्ज किया है तो जून आ जाएगा, या जुलाई में करें तो जुलाई आ जाएगा। तो इस प्रकार हम माह दर्ज कर लेंगे। चलिए जो रजिस्टर है इसके जो प्रमुख खंड कालम दिए गए हैं उन कालमों पर चर्चा कर लेते हैं और किस प्रकार उनका लेखन करना चाहिए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं जूम। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने जूम कर लिया है और सबसे पहला खंड यहाँ पर दिया गया है दाखिल खारिज क्रमांक। हालांकि यहाँ पर सरल क्रमांक लिखा हुआ है, इसको सुधार करके हम दाखिल खारिज क्रमांक कर सकते हैं या कर लेना चाहिए। और इस क्रमांक में हमको विद्यार्थी का दाखिल होने का नंबर दर्ज करना होता है। इसके पूर्व का जो रजिस्टर होता है, जैसे उदाहरण के लिए इसके पूर्व में जो अंतिम दाखिल खारिज क्रमांक किसी विद्यार्थी का 1024 है, तो अगले विद्यार्थी का इस नए रजिस्टर में दाखिल खारिज क्रमांक 1025 होगा, ठीक है, उसके बाद का होगा ये। इसके पश्चात दूसरा जो खंड आता है विद्यार्थी का नाम एवं समग्र आईडी। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। हालांकि दाखिल खारिज एवं जन्मतिथि पंजी के सभी खंड बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और यहाँ पर जो जानकारी अंकित की जाती है वही जानकारी हर जगह मान्य होती है। हम चाहे फिर अपने विद्यालय का कोई भी रजिस्टर में बच्चों का नाम लिखे, चाहे उपस्थिति पंजी हो, परीक्षाफल पंजी हो, प्रमोशन पंजियाँ हो, किसी भी पंजी में जब हम नाम दर्ज करते हैं तो इस दाखिल खारिज पंजी में जो नाम लिखा जाता है वही नाम उसमें भी दर्ज किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो विद्यार्थी का नाम है, जब भी कोई विद्यार्थी हमारे विद्यालय में अपने पालक के साथ में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आता है तो विद्यार्थी के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही जन्म प्रमाण पत्र को देखते हुए उसमें जो नाम लिखा हुआ है उसी नाम को यहाँ पर हमको अंकित कर लेना चाहिए। हम चाहें तो अभिभावक से कंसल्ट भी कर सकते हैं कि क्या यह जो जन्म प्रमाण पत्र में नाम दिया गया है सही है। यदि विद्यार्थी का पालक सही है कहता है तो आपको उसी नाम को दर्ज कर लेना चाहिए। या पालक यदि कहता है कि नहीं ये नाम कुछ गलत है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, तो फिर आपको उस पालक अभिभावक को सुझाव देना चाहिए कि जन्म प्रमाण पत्र में भी सुधार अवश्य ही करवा ले और जो जन्म प्रमाण पत्र में नाम लिखा हुआ है उसी नाम को दर्ज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको विद्यार्थी की सरनेम भी दर्ज करना चाहिए क्योंकि वर्तमान में प्रत्येक जगह विद्यार्थी की सरनेम की आवश्यकता भी होती है। हालांकि इस रजिस्टर में आप देखेंगे जो 5वां खंड दिया गया है जाति एवं उपनाम अर्थात सरनेम का खंड दिया गया है, इसमें सरनेम हम अंकित करेंगे ही, किंतु इस खंड में भी हम सरनेम सहित विद्यार्थी का नाम लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इसके पश्चात विद्यार्थी की समग्र आईडी भी हम दर्ज कर सकते हैं। अगला खंड देखिएगा तीसरा, पिता का नाम। तो यहाँ पर हमको विद्यार्थी के पिता का नाम दर्ज करना होगा और वही नाम हमको लिखना चाहिए जो विद्यार्थी के जन्म प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है। और विद्यार्थी के पिता का नाम भी सरनेम सहित लिख लें। इसके पश्चात माता का नाम, तो माता का नाम भी जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही सरनेम सहित हमको लिख लेना चाहिए। फिर आता है जाति एवं उपनाम यानी सरनेम। तो साथियों यहाँ पर विद्यार्थी की जाति अर्थात जो विद्यार्थी की वास्तविक जाति है उसको दर्ज करने के पश्चात हम चाहें
तो आगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य भी कोष्टक में लिख लें। और इसके पश्चात विद्यार्थी की सरनेम अर्थात उपनाम, जो भी सरनेम है उसको अवश्य ही अंकित कर लें। अगले खंड में देखिएगा पिता अभिभावक का पता एवं मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप देखिएगा पिता अभिभावक का मोबाइल नंबर में कुछ साथीगण केवल गांव का नाम लिख देते हैं, इसके अलावा फिर कुछ नहीं लिखते हैं, जबकि यहाँ पर हमको जो अभिभावक का पूरा पता है उसको पूरा लिखना चाहिए, जैसे ग्राम का नाम, पोस्ट का नाम, थाना का नाम, तहसील और जिला का नाम, इसके पश्चात पिन कोड नंबर और मोबाइल नंबर भी अवश्य ही अंकित कर लेना चाहिए। आगे आता है पिता एवं माता का व्यवसाय। पिता एवं माता का व्यवसाय, जो भी वो व्यवसाय करते हो, चाहे वो कृषि करते हो, नौकरी पेशा में हो, मजदूरी करते हो, उसको हमको यहाँ पर अंकित कर लेना चाहिए। अब देखिएगा इस प्रश्न में आगे बढ़ें तो विद्यार्थी की जन्म तिथि। साथियों, विद्यार्थी की जन्म तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ये जो विद्यार्थी की जन्म तिथि है जन्म प्रमाण पत्र से ही देखकर हमको लिखना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो हमने जन्म तिथि रजिस्टर में जो जन्म तिथि लिखा है वहाँ की जन्म तिथि और यहाँ की जन्म तिथि समान होना चाहिए। कभी कभी भूलवश ऐसा हो जाता है कि जन्म तिथि पंजी में और दाखिल खारिज पंजी में जन्म तिथि अलग अलग हो जाती है, तो इस बात की भूल कभी भी नहीं करना चाहिए। जन्म तिथि अंकों और शब्दों में अवश्य ही लिख लेना चाहिए। आगे के खंडों की हम बात करें, फिर आता है दाखिल और उसके बाद खारिज। तो दाखिल में आप देखेंगे 2 खंड दिए गए हैं, दाखिल होने की तारीख और फिर दिया गया है किस कक्षा में दाखिल किया गया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर दाखिल होने की तारीख अर्थात जिस तिथि को भी अभिभावक अपने बच्चे को दर्ज कराने के लेकर आता है उस तारीख को हमको यहाँ पर लिखना चाहिए। इसके पश्चात किस कक्षा में दाखिल किया गया है, तो कोई विद्यार्थी मान लिया पहली कक्षा में दाखिल किया गया, पहले लिखें। यदि कोई विद्यार्थी टीसी लेकर आया है तो हमको कक्षा अर्थात जैसे तीसरी पास होकर के आया है तो हम यहाँ पर चौथी लिख लें, चौथी पास होकर के आया तो हम 5वीं लिख लें। यानी जो भी कक्षा को पास करके विद्यार्थी आया है तो उसकी अगली कक्षा में यहाँ पर लिख लेंगे कि कक्षा 5वीं में दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर दाखिल होने की तारीख और कक्षा लिखना होगा। इसके पश्चात फिर आते हैं खंड खारिज। और देखिएगा खारिज में साला छोड़ने की तारीख और किस कक्षा से साला छोड़ी। जब विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है अर्थात जैसे प्राथमिक की हम बात करें तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक कक्षाएं होती हैं और विद्यार्थी 5वीं कक्षा पास करने के पश्चात विद्यालय छोड़ देता है, तो हम विद्यार्थी का रिजल्ट उदाहरण के लिए 31 मार्च को दे देते हैं। तो यहाँ पर हम 31 तारीख को विद्यार्थी ने साला छोड़ दिया उस तारीख को डाल लेते हैं, या कुछ विद्यार्थी बाद में टीसी लेकर जाते हैं तो जिस तिथि को भी विद्यार्थी साला छोड़ता है उस तारीख को यहाँ पर अंकित करना होगा और जिस भी कक्षा से साला छोड़ता है विद्यार्थी उस कक्षा को यहाँ पर दर्शाना होगा। जैसे कुछ विद्यार्थी कक्षा 5वीं पास कर लेते हैं और 5वीं पास करने के पश्चात साला छोड़ देते हैं, यहाँ पर कक्षा 5वीं लिखना होगा। या कुछ विद्यार्थी अन्य शाला में अध्ययन करने के लिए चले जाते हैं, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा 3री पास करके वो साला छोड़ दिए हैं तो हम यहाँ पर कक्षा 4थी लिखेंगे क्योंकि कक्षा 4थी में उसका नाम हम दर्ज कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम उस कक्षा को लिख लें। इसके पश्चात आगे अगला खंड आता है साला छोड़ने का कारण। देखिएगा ये भी अंकित करना बहुत ही आवश्यक होता है कि विद्यार्थी ने किस कारण से साला छोड़ी। कुछ विद्यार्थी अन्यत्र अध्ययन करने के लिए चले जाते हैं तो हम यहाँ लिखें अन्यत्र शाला में अध्ययन हेतु, या फिर हम लिख लें जैसे कोई विद्यार्थी कक्षा 5वीं पास कर लेता तो कक्षा 5वीं उत्तीर्ण, ऐसा हम यहाँ पर कारण दर्शा दें। इसके पश्चात आता है विशेष का खंड। और तो देखिएगा इस विशेष के खंड में हमको उस समय दर्ज करना चाहिए जब विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय को छोड़ देता है, अर्थात विद्यार्थी को हम खारिज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम विद्यार्थी के बारे में टिप्पणी लिख दें खारिज और यहाँ पर प्रधान पाठक की सील लगा दें और हस्ताक्षर कर दें, तो इस तरह से वो विद्यार्थी का नाम विद्यालय से खारिज हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक दाखिल खारिज पंजी में कुल कितने खंड करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं दाखिल खारिज रजिस्टर के दोनों पृष्ठ और इन दोनों पृष्ठों में देखिएगा किसी भी दाखिल खारिज पंजी में जब हम विद्यार्थियों का नाम दर्ज करें तो नाम दर्ज करने के लिए हमको कुछ ज़्यादा विवरण भी दर्ज करना होता है, जैसे पिता अभिभावक का पता है ना, इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी अंकित करने की आवश्यकता होती है। इस तरह से विद्यार्थी की जन्म तिथि अंकों शब्दों दोनों में हमको दर्ज करना होता है तो ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है। तो
किसी भी प्रश्न के हम केवल 4 खंड करें, 4 या 5 खंड कर लें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर इसके 4 खंड किए हैं और प्रत्येक खंड में हम एक विद्यार्थी का नाम दर्ज कर सकते हैं, अर्थात इन दोनों पृष्ठों में केवल 4 विद्यार्थियों का ही विवरण हम दर्ज करेंगे। तो साथियों, इस तरह से हम विद्यार्थी की जानकारी को दर्ज कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात साथियों, यदि आपको दाखिल खारिज रजिस्टर के लेखन के संदर्भ में जानकारी को पढ़ना है तो आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी वेबसाइट का नाम www.infosrb.com। इस वेबसाइट पर भी जा करके इस दाखिल खारिज रजिस्टर के लेखन के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी को पढ़ सकते हैं। और जो आर्टिकल, जो लेख है, इसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पर क्लिक करके सीधे आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से इस कालखंड में मैंने आपको जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूँ जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।